हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजनीतिक चौपाल। दोस्तों, आरओ एआरओ के एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं। आपकी सफलता को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है कि आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न छूटने ना पाए। हमने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी किया है, जिसमें और भी फैक्ट्स आते गए हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हम भाग 4 पर आ चुके हैं, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व केंद्र और राज्य सरकारों को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, जिन्हें कानून और नीतियां बनाते समय सरकार ध्यान में रखेगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो सवाल पूछा था उसका जवाब है अनुच्छेद 35। अब हम आज के वीडियो पर आते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन या जापान? तो इसका सही जवाब है आयरलैंड। अगला प्रश्न, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो इसका सही जवाब है भाग 4। दोस्तों, हमने 3 भाग तक के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें, जिससे आपको पूरा संविधान स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डिस्क्राइब्ड? संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 1 से 4 या अनुच्छेद 36 से 51? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्टिकल 36 टू 51, अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न, हु कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द बेसिक सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को किसने संविधान की मूल आत्मा कहा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ग्रैनविल ऑस्टिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रैनविल ऑस्टिन। अगला प्रश्न, विच आर्टिकल इंश्योर्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर एवरी पर्सन? प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 32? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38। दोस्तों, अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की उन्नति हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसका उपबंध करता है। हमारा अगला प्रश्न, What was the main reason behind including the directive principles of state policy in the Indian Constitution? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य कारण क्या था? Establish a welfare state, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। Establish a secular state, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। To control the autocratic actions of the government, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना। या to provide best opportunities for development of citizens, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो इसका सही जवाब है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। The next question is, which article was added to the directive principles of state policy by the Constitutional Amendment Act in 1942? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस अनुच्छेद को नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ा गया? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 35? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 39A। दोस्तों, 42वें संशोधन द्वारा और भी अनुच्छेद जोड़े गए थे, जैसे 39A, 43A और 48A। अगला प्रश्न,
Which directive policy element was added by the constitutional amendment in 1942? 42वें संशोधन द्वारा किस नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया? प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की रक्षा, इनकरेजमेंट टू कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन, रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्यावरण की रक्षा। दोस्तों 48A में कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का राज्य प्रबंध करेगा। The next question is, who had said in the Constituent Assembly that the directive principles of state policy are such checks which are drawn by the bank as per its convenience? संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे चेक हैं जो बैंक द्वारा उसी के सुविधानुसार देय हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के.टी. शाह, के.एम. मुंशी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, के.टी. शाह। The next question is, directive principles of state policy are, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं एनफोर्सिबल, प्रवर्तनीय, अनएनफोर्सिबल, अप्रवर्तनीय, समथिंग एनफोर्सिबल, कुछ प्रवर्तनीय या नन, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अप्रवर्तनीय, अनएनफोर्सिएबल। दोस्तों अगर प्रवर्तनीय या अप्रवर्तनीय की बात करें कि ये क्या है, तो प्रवर्तनीय का मतलब होता है कि जो भी दिए गए हैं संविधान में सिद्धांत, वो राज्य लागू करने के लिए बाध्य है। मतलब अगर वो लागू नहीं करता है तो हम इसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अप्रवर्तनीय का मतलब है कि यदि राज्य ऐसा ना करे तो आप इसकी शिकायत कहीं नहीं कर सकते, आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। The next question is, if the government does not implement the directive principles, then to whom can one go? यदि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू ना करे तो किसके पास जाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ह्यूमन राइट कमीशन, नन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, मानवाधिकार आयोग या कोई नहीं। तो आप जानते हैं इसका जवाब होगा कोई नहीं, बिकॉज इट इज अनएनफोर्सिएबल, यह प्रवर्तनीय नहीं है। The next question is, the binding force behind the directive principles of state policy is, नीति निर्देशक तत्वों के पीछे बाध्यकारी बल है पब्लिक ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, लोकमत, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या संसद। तो इसका सही जवाब है लोकमत। दोस्तों सिर्फ लोकमत से सरकार को बाध्य किया जा सकता है कि वह नीति बनाते समय इन निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखे। The next question is, by which amendment did directive principles of state policy get the status of priority over fundamental rights? किस संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली थी? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 76वां संशोधन या 86वां संशोधन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 42वां संशोधन। The next question is, which article stipulates that directive principles cannot be enforced by any court? कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 38? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 37, अनुच्छेद 37। The next question is, directive principles of state policy are called the document of social revolution. Which article indicates this? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है। कौन सा अनुच्छेद इस ओर इंगित करता है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 40? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 39। दोस्तों सामाजिक क्रांति की जो बात आई, तो
ऐसा एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पीछे कि नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक क्रांति का विचार देने वाले विचारक हैं। तो इसका सही जवाब है ग्रैनविल ऑस्टिन। ये जो सामाजिक क्रांति का विचार आया है इसमें, ये ग्रैनविल ऑस्टिन से प्रभावित है। और अगर इसके साथ हम शैक्षणिक महत्व के विचार की बात करें कि नीति निर्देशक तत्वों में शैक्षणिक महत्व का विचार किसने दिया था, तो उसका जवाब होगा डॉक्टर BN राव, जो हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी रहे थे। हमारा अगला प्रश्न, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेलफेयर स्टेट इज, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इंश्योरिंग मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज, समान कार्य के लिए समान वेतन है आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग, आर्थिक अधिकार के लिए राजनीतिक मांग, विधिक अधिकार के लिए आर्थिक मांग, या राजनीतिक अधिकार के लिए आर्थिक मांग। दोस्तों ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पॉलिटिकल डिमांड फॉर इकोनॉमिक राइट्स, आर्थिक अधिकार के लिए राजनीतिक मांग। हमारा अगला प्रश्न, विच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म पंचायत, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 40। दोस्तों पंचायतों का गठन अब तो कई राज्यों ने किया भी है। पहला राज्य जिसने पंचायत का गठन किया था वो था राजस्थान, और दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय अमेंडमेंट 42, 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में क्या जोड़ा गया था? स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य पर समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, या मजदूरों को निर्वाह योग्य वेतन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। दोस्तों ये जो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी है, ये 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में 43A जोड़ा गया था, उसके तहत ये प्रबंध किया गया है। हमारा अगला प्रश्न, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू डिक्लेयरिंग इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट, कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 31, या अनुच्छेद 49? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 39। दोस्तों इसमें बहुत सारे सब क्लासेस भी हैं, 6 सब क्लासेस 39 में हैं, और सब के सब भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से ही संबंधित हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रोविजन द गवर्नमेंट कैन कंपेल एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड मैटरनिटी रिलीफ, किस उपबंध के आधार पर सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, या अनुच्छेद 43? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 42, आर्टिकल 42। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशा का प्रबंध करेगा। तो इसके अंतर्गत ही हमारा ये मैटरनिटी रिलीफ या प्रसूति राहत भी आता है। The next question is by what process can the directive principles be amended? नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, संसद के कानून द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा? सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट, और बाय प्रेसिडेंट? तो इसका सही जवाब है स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत।
दोस्तों डीपीएसपी में संशोधन साधारण बहुमत से नहीं किए जा सकते, यह केवल विशेष बहुमत से किए जा सकते हैं। अगर हम विशेष बहुमत की बात करें तो ये हमारा आर्टिकल 368 जो भारतीय संविधान के भाग 20 में दिया गया है, अनुच्छेद 368, इसमें संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अडॉप्ट किया है। तो इस तरह से डीपीएसपी में संशोधन तभी हो सकता है जब विशेष बहुमत द्वारा संशोधन हो। The next question is, Gandhiji's moral principles have a direct influence on which provision of the directive principles? नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस उपबंध पर गांधी जी के नैतिक सिद्धांतों का प्रत्यक्ष प्रभाव है? समान कार्य के लिए समान वेतन, गोवध का निषेध, समान नागरिक संहिता या ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण? तो इसका सही जवाब होगा प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, गोवध का निषेध। ये अनुच्छेद 48 में इसका उपबंध किया गया है। The next question is, which of the following is the directive principles of state policy? निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योगों का प्रबंध या कानून के समक्ष समानता? फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मैनेजमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज या इक्वालिटी बिफोर द लॉ? दोस्तों इसमें से जो 3 हैं वो हमारे मौलिक अधिकार हैं और सिर्फ एक है जो डीपीएसपी है, राज्य के निदेशक तत्व, यह है कुटीर उद्योगों का प्रबंधन। दोस्तों अनुच्छेद 43 हमारा जो है वो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों के प्रबंधन की बात करता है। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द स्टेट विल एनकरेज कॉटेज इंडस्ट्रीज? किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा? तो इसका सही जवाब है हमारा आर्टिकल 43, अनुच्छेद 43। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द स्टेट विल प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज? किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करेगा? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 49? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 46। इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की राज्य अभिवृद्धि करेगा। The next question is, under which article is the use of intoxicants prohibited? किस अनुच्छेद के अंतर्गत मादक पदार्थों के प्रयोग पर प्रतिषेध है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 49? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 47। दोस्तों आर्टिकल 47 इसमें पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात की गई है। The next question is, in which article the protection of forest and wild animals is provided? किस अनुच्छेद में वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रबंध किया गया है? अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 48A या अनुच्छेद 49A? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 48A, अनुच्छेद 48A। इसमें कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा व उसमें सुधार तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रबंध करेगा। The next question is, यूनिफॉर्म सिविल कोड is given in which article? समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 35? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। दोस्तों हम भाग 4 पर हैं इस वक्त और हमने 3 भाग के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को ज़रूर देखें। गोपाल सर ने अच्छी तरह से
कॉन्सेप्ट को कवर किया है और मैंने MCQ के जरिए उसे कंप्लीट किया है। दोनों वीडियोस को अगर आप साथ में देखते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि कोई भी फैक्ट हमने छूटने नहीं दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच आर्टिकल द एग्जीक्यूटिव इज सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशियरी? किस अनुच्छेद के द्वारा कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण किया गया है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 51? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50। दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा आज का प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द स्टेट शैल प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा?